एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत टॉप 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है उसमें आपको जो आज हम यहाँ पे 10 प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। हर एक प्रश्न का आंसर हम अच्छे से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न है। द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवता का क्या अर्थ है? द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। बहुत सिंपल सी और सरल आपकी परिभाषा है। द्विध्रुवता का अर्थ क्या है? एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है। आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें सभी को। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी की परिभाषा आपको बतानी है। शॉक थेरेपी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक साथ लागू की जाने वाली नीतियों का एक समूह है। क्या है शॉक थेरेपी? अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक साथ लागू की जाने वाली नीतियां हैं। नीतियों का एक ये समूह है जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निजी स्वामित्व का होना। शॉक थेरेपी का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? निजी स्वामित्व का होना, यानी कि स्वयं के स्वामित्व में होना। निजी यानी कि स्वयं, अपना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एक साथ लागू की जाने वाली नीतियों का एक समूह है जिसका महत्वपूर्ण भाग निजी स्वामित्व का होना है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। यहाँ से इंग्लिश में है तो आप पढ़ लें अच्छे से और समझ लें। तीसरा प्रश्न चलिए समझ लेते हैं। तीसरा है आपका, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है उसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ आपका रहेगा, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से है। किससे है इसका संबंध? बाहरी खतरों से है। इस धारणा में एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे की चिंता सताती रहती है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? बाहरी खतरों से है। किससे है इसका संबंध? बाहरी खतरों से है। इस धारणा में क्या है? एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे की चिंता सताती रहती है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न भी हो गया है। अब चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से ये आपका चौथा है, वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं? तो यहाँ पे बीमारियों के नाम है एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, कोविड-19 आदि ऐसी महामारियां हैं जो प्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न भी हो गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें अच्छे से। आपका ये यहाँ से पांचवा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा है, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्या है इसकी परिभाषा? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न भी हो गया है और कंप्लीट आपको कर लेना है। 10 प्रश्न पढ़ेंगे, 10 में से आपके 4 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से करें। और छठा प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? चलिए समझ लेते हैं। प्रकृति प्रदत्त वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य
अपने जीवन यापन और विकास के लिए करता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण हम मनुष्य नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, और जिनका निर्माण हम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो ये आपका जल है, ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस, धातुएं आदि। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब 7वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 7वां है आपका वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण की परिभाषा लिखना है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं को, जो वस्तुएं एवं सेवाएं होती है उनको एक देश से दूसरे देश में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण विश्व के बाजारों को एकीकरण हो जाता है। अब 8वां प्रश्न जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे 8वां है। वैश्वीकरण की 2 विशेषता लिखनी है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की 2 विशेषता आपको बतानी है। पहली है वस्तुओं और सेवाओं का बिना अवरोध के एक दूसरे के देशों में आदान प्रदान करना। जो वस्तुएं हैं और अन्य जो सेवाएं हैं उनको बिना अवरोध यानी कि बिना रुकावट के एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना, यह पहली विशेषता हो गई। दूसरी है अंतरराष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ये आपकी यहाँ पे हो गई है 2 विशेषता। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लें। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वो क्या है। 9वां प्रश्न है आपका एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। एक दलीय प्रभुत्व के लाभ आपको बताना है। पहला है इसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा स्वतंत्र रूप से शासन को संचालित कर सकता है। क्या है पहली विशेषता, इसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति है वो अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा वह स्वतंत्र रूप से शासन को संचालित कर सकता है। दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में शासन में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते हैं जिससे उसमें निरंतरता बनी रहती है। जो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली है उसमें शासन में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीति में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते हैं जिससे उनमें निरंतरता बनी रहे। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और ये आपका यहाँ से 9वां प्रश्न है। और हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है 10वां प्रश्न। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। चुनाव आयोग के किन्हीं 2 प्रमुख कार्यों को आपको लिखना है। चलिए समझ लेते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं। पहला है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना और दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। फिर से समझ लीजिए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, जनवरी 1950 में हुआ और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये पहला कार्य है। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। तो ये आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न भी पूरा हो गया है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको 24 मार्च के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। भरोसा करें आप, इसमें से आपके 4 से 5 प्रश्न आएंगे। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ जिससे कि आप पूरे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सके। तो कंप्लीट अच्छे से करें।